हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में समझने की कोशिश की कि कार्यपालिका जो होती है उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका है और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है। अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का हो, दोनों का क्या होता है, चुनाव होता है। और जब चुनाव संपन्न होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, न कि जनता के द्वारा। तो जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और दोनों का चुनाव संचालन कौन करता है, वो करता है इलेक्शन कमीशन, मतलब चुनाव आयोग। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान में एक संस्था का निर्माण किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है निष्पक्ष चुनाव कराना, और उसी में वो दो चुनाव कराता है, एक चुनाव कराता है राष्ट्रपति का और दूसरा चुनाव कराता है उपराष्ट्रपति का। तो जब भी कोई चुनाव संपन्न हो जाता है और उस चुनाव में, यदि आपसे परीक्षा में पूछा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, कौन संपन्न कराता है, उसको कंडक्ट कौन कराता है, तो उसका जवाब क्या होगा, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। लेकिन जब भी चुनाव आयोग के द्वारा ये चुनाव संपन्न कराया जाए और किसी भी कारणवश, दुर्भाग्यवश, उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, वो निपटारा किया जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मतलब जब भी चुनाव के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका पूरी तरह से निपटारा कौन करेगा, उस संदेह और विवाद का निपटारा कौन करेगा, वो करेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो उसका निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। मतलब किसी कारणवश जो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है चुनाव में, और वो चुनाव का जो निर्णय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय माना जाएगा। और जब अंतिम निर्णय आता है तो उसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में एक दूसरा उपखंड है, एक दूसरा सब क्लॉज है, उसमें बताया जाता है कि जो अंतिम निर्णय आया उससे पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा कोई भी फैसले दिए गए हैं, कोई भी निर्णय दिए गए हैं, वो अमान्य घोषित नहीं होंगे। ये नहीं माना जाएगा कि उस समय जो भी उनके द्वारा, जैसे मान लीजिए आज हम निर्वाचित हुए और आगे चल के 1 महीने के बाद हमारे चुनाव में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसके कारण हमारे चुनाव को रद्द कर दिया गया, राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर दिया गया, उपराष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर दिया गया, और उस 1 महीने के अंतर्गत यदि कोई भी निर्णय उस राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया होगा या उपराष्ट्रपति के द्वारा निर्णय दिया गया होगा, तो वह निर्णय क्या होगा, अमान्य घोषित नहीं होगा, वह निर्णय क्या होगा, मान्य होगा। ये बात बताई गई अनुच्छेद 71 के उपखंड 2 में। तो यहाँ पे परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही पूछी जाती है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों के चुनाव के विवाद का निपटारा किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो उस संस्था का नाम क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और चुनाव संपन्न कौन कराता है, वो कराता है निर्वाचन आयोग, एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से। अगला जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति दी गई है, और वही शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में बताया गया है, और उसी शक्ति को हम क्या कहते हैं, क्षमा दान देने की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति दी गई है, और उसी शक्ति का नाम है क्षमा दान देने की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को यदि किसी प्रकार की सजा दी गई है, उसको वो क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ये उसकी सबसे क्या है, विशेष शक्तियों में से एक मानी जाती है, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 72। और 5 प्रकार के प्रावधान बताए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे है क्षमा, दूसरे नंबर पे है प्रविलंबन, तीसरे नंबर पे है परिहार, चौथे नंबर पे है लघुकरण, और 5वें नंबर पे क्या है, विराम। इन 5 बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जो अनुच्छेद 72 से ये है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड भी दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को कोर्ट मार्शल का मतलब होता है सैन्य कानून या सैन्य अदालत, यदि सैन्य अदालत के द्वारा भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा दी गई है तो उसको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है, पूरी तरह से क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। इस बात को अनुच्छेद 72 में जो बातें लिखी गई हैं, ये 5 बातें, इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको दंड की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि भारत में कितने प्रकार की दंड की प्रकृति हैं। तो वर्तमान समय भारतीय न्याय संहिता में दंड की प्रकृति को बताया गया है। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, भारतीय न्याय संहिता देखना पड़ेगा। उस भारतीय न्याय संहिता में 5 प्रकार की दंड की प्रकृति बताई गई है, 6 प्रकार की दंड की प्रकृति बताई गई है, क्योंकि पहले 5 प्रकार की दंड की प्रकृति थी जो पुरानी आपकी किताब थी भारतीय दंड संहिता। लेकिन अब जब भारतीय न्याय संहिता आ गया है, बीएनएस आ गया, उस बीएनएस के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वर्तमान समय में 6 प्रकार की दंड की प्रकृति है। पहले नंबर पे मृत्युदंड, मतलब इसको हम साधारण शब्दों में जो कहते हैं फांसी की सजा। दूसरे नंबर पे आजीवन कारावास, जब तक आपका जीवन है, शेष प्राकृतिक जीवन काल तक आपको क्या करना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे कारावास। कारावास 2 प्रकार का होता है, कठोर कारावास तथा साधारण कारावास। कठोर कारावास में आपसे श्रम करवाया जाएगा, साधारण कारावास में आपसे कोई श्रम न करवाया जाएगा। साथ ही साथ जुर्माना, संपत्ति की कुर्की करना, और जो नया प्रोविजन जोड़ा गया हुआ है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, जो सबसे नया प्रावधान जोड़ा गया है। यही 6 प्रकार की क्या है, आपकी दंड की प्रकृति है, जिनका उल्लेख आपका भारतीय न्याय संहिता में दिखाई देगा। और राष्ट्रपति को यह विवेक दिया गया है, यह शक्ति दी गई है कि वो जितने भी दंड की प्रकृति हैं, उनके किसी भी दंड की प्रकृति को पूरी तरह से क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, क्षमा दे सकता है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को यदि फांसी की भी सजा दी गई है, 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है, 10 वर्ष का साधारण कारावास दिया गया है, या किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है, राष्ट्रपति को यह सौ विवेक शक्ति है, वो आपके खुद की शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा दे सकता है। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है स्थगित करना। और यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहां पे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्षमा, मतलब पूरी तरह से आपको क्या कर देगा, माफ कर देगा। मतलब किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा दे दी गई है तो कहेगा जाइए आप बाहर घूमिए, कोई मतलब नहीं है आपका। ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। दूसरे नंबर पर अविलंबन। प्रविलंबन का मतलब यदि किसी भी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा दी गई, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है फांसी से ही मतलब है। यदि किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो कुछ समय के लिए वो क्या कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है कि वो क्या कर सके, ऊपर की न्यायालय में अपील कर सके। उसी को क्या कहते हैं, स्थगन करना। प्रविलंबन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या करना, स्थगित करना। और स्थगित कब किया जाएगा, जब किसी भी व्यक्ति को क्या दिया गया, मृत्युदंड दिया गया, मतलब फांसी की सजा दी गई है। तीसरे नंबर पे परिहार। परिहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, दंड की प्रकृति वही रहे। जैसे मान लीजिए आपको अभी दंड की प्रकृति बताया गया थोड़ी देर पहले, जिसमें कारावास लिखा था, आजीवन कारावास लिखा था। तो जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया, और जब किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया तो उसकी प्रकृति को नहीं बदला गया। प्रकृति वही है दंड की, कठोर कारावास है, बस 10 को बदल कर क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया, 3 कर दिया गया। तो उसको कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिली। वो भी शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है कि वो दंड की प्रकृति को बदले बिना भी क्या कर सकता है, आपकी सजा में क्या कर सकता है, कमी ला सकता है। चौथे नंबर पे है लघुकरण। चौथे नंबर पे क्या है, लघुकरण। लघुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है दंड की प्रकृति को बदल देना। और ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का शक्तियों में से एक है, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है, उस आजीवन कारावास को वो कठोर कारावास में बदल सकता है। किसी भी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है, उसको साधारण कारावास में बदल सकता है। उसको कुछ ना कुछ तो उस अभियुक्त को रिलीफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये भी शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है कि वो क्या कर सकता है, दंड की प्रकृति को बदल कर उसकी सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। उसी को हम क्या करते हैं, लघुकरण करते हैं। अब आते हैं विराम। मतलब सजा पर कुछ देर के लिए विराम लगा देना, ठहराव कर देना। और ये कब होता है, जब कोई महिला गर्भावस्था में हो। कोई भी महिला यदि गर्भावस्था में हो
तो उस समय उसकी सजा पर क्या कर देगा, विराम लगा देगा। वो फांसी की सजा पे भी हो सकता है और किसी अन्य सजा पे भी हो सकता है, अन्य किसी भी दंड पर हो सकता है। और आपको अभी थोड़ी देर पहले दंड की प्रकृति के बारे में बताया गया, और सबसे महत्वपूर्ण है वो। तो जब तक आप दंड की प्रकृति नहीं बदल समझ पाएंगे तब तक आपको ये बातें नहीं समझ पाएंगे। मतलब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। क्षमा का मतलब होता है माफ करना। वो प्रविलंबन कर सकता है, स्थगित कर सकता है कुछ देर के लिए, कि आप क्या कर सके, अपर के न्यायालय में, ऊपरी न्यायालय में क्या कर सके, अपील कर सके निचली अदालत के दिए गए फैसलों को। परिहार, लघुकरण और साथ ही साथ क्या है, विराम है। ये राष्ट्रपति की क्या है, क्षमा दान देने की शक्ति है। राष्ट्रपति को ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। और किस अनुच्छेद के तहत दी गई, अनुच्छेद 72 के तहत। तो परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही पूछी जाती है कि राष्ट्रपति को जो क्षमा दान देने की शक्ति दी गई है, वो क्षमा दान देने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में बताई गई है। तो वो किस अनुच्छेद में बताई गई, वो अनुच्छेद 72 में बताई गई है। और 5 महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं उसमें, क्षमा, प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार तथा विराम। अगला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 73, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सबसे अंतिम अनुच्छेद है, जिसमें बताया गया कि संघ की कार्यकारी शक्ति का क्या है, विस्तार कहां तक है। मतलब किस किस स्तर तक संघ की शक्ति मानी जाएगी कार्यपालिका से संबंधित, उस बात का उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 73 में। जिसमें 2 प्रोविजन है। पहला है उन विषयों पर कार्यकारी शक्ति है संघ को जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। जिन विषयों पर, क्योंकि आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, उन विषयों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कहां पे है, संघ में है। जानते हैं कि भारत में संधि और समझौते होते हैं 2 देशों के बीच में। यदि भारत सरकार किन्हीं 2 देशों के बीच भारत सरकार क्या कर रही है, किसी प्रकार का समझौता कर रही है, किसी प्रकार का संधि कर रही है, तो वो भी विस्तार क्या माना जाएगा, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार माना जाएगा। कभी कभी परीक्षा में पूछ जाता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है, अनुच्छेद 73। हम लोगों ने आज 3 अनुच्छेद के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 71 जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर जब भी चुनाव संपन्न होता है उसके बीच में विवाद या संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो उसका निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय करती है। दूसरे अनुच्छेद में पढ़ा, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की क्या है, शक्ति दी गई है, जिसको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। तीसरे नंबर पे अनुच्छेद 73 जिसमें बताया गया कि संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार कहां तक है, किन किन विषयों तक है, कहां तक है, उनका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 73 में। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।